नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो। और इस शो में हमारे आज के मौजूद मेहमान वो हैं जिसे आप सभी पहचानते हैं। मेरी मुराद है रंजीत सिंह चौटाला जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरी जो जनता जनार्दन है इसमें से बीच में से मैं खींच के आपको लाया हूं और बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, प्रचार प्रसार सुबह से लेके रात तक आप लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, लोकसभा भी विधानसभा भी। मैं मेरे चुनाव में पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बढ़ के हमें कहीं कन्विंस नहीं करना होता। लोग पहले से ही तैयार हैं कि अच्छा आप हैं कैंडिडेट, मतलब बहुत लोग तो जान रहे हैं, फिर भी लोग ये देखते हैं जैसे महिलाएं गांव में जाती है, अच्छा भारतीय तो हमारा कैंडिडेट आ गया। मतलब लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है और बिना बताए ही भी लोग इस बात पे तैयार है कि हमने मोदी साहब का वोट डालना है। रंजीत सिंह जी, सवाल मेरा ये है कि आपका जो आकर्षण है वो एक जो देवीलाल का परिवार है उसके चलते तो है ही है, लेकिन अभी क्योंकि आप निर्दलीय विधायक लड़े थे, मंत्री भी बना दिए गए, फिर आप अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए, आपको कहा गया कि लोकसभा का चुनाव लड़ो और भाजपा ज्वाइन करो। तो आपने भाजपा वालों को अप्रोच किया था या भाजपा वालों ने आपको अप्रोच किया, या कुछ मोदी की जो बात आप पहले भी करते रहते थे, आज पहली बार बात नहीं हो रही है, वो इसका रीज़न रहा? मैं 3 बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिनिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मिल लिया था और अनेकों बार मैं अमित शाह जी से पे मिला। उनकी आंखें बहुत इनायत थी मेरे पे। और एक बार अमित शाह जी मेरे घर, मैंने रैली करी थी सिरसा में, मेरे घर चाय पीने, जो बहुत कम जाते हैं, वो रेयर टू रेयर किसी के चाय पीने जाते हैं। जो मुझे उनका प्यार देखा, जो मुझे वहाँ सम्मान देखा, इस करके मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके बहुत करीब चला गया। उन्हें ये भरोसा हो गया कि हम रणजीत सिंह से कहेंगे तो मुझे मना नहीं करेंगे जी। उन्हें जब मुझे लास्ट में एक दिन माननीय मनोहर लाल जी ने मेरे से जिक्र किया कि रणजीत सिंह जी क्या मन है आपका, मैं कहने के कि ऐसा सब कि मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि दोबारा मेरे से ये प्रश्न नहीं करेंगे, मैं आपको पूरे अधिकार देता हूँ। मुझे लोकसभा लड़ाई, विधानसभा लड़ाई, मुझे ये नहीं पूछना कि आपका ये कर रहे हैं और आप मुझे जो चाहें। उन्होंने फैसला करा कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, हम आपको टिकट दे रहे हैं। मैं आपसे एक बताऊँ, मोदी साहब और मैं दोनों NDC की मीटिंग होती थी और मैं हुड्डा साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, वीरेंद्र सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था। जब NDC की मीटिंग होती है तो 3 आदमी जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकली विज्ञान भवन में गुजरात के बाद हरियाणा आता है। मोदी साहब और हम बराबर के बेंच पे बैठे थे, तब वो चीफ मिनिस्टर थे। मैंने उन्हें कुछ लिख के दिया, अच्छा। अच्छी कोटेशंस। हाँ। तो मुझे उन्होंने एडवाइस किया कि आप बेंजामिन को ज़रूर पढ़ें। अच्छा। तब से हमारा उनके प्रति एक लगाव हो गया। बहुत लिटरेरी आदमी है, मैं भी ज़रा पढ़ना लिखना बहुत पसंद है जी। और फिर जब से वो गुजरात से तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने उन्हें बधाई दी। मैं कहने के सर अब आप एक लिख लें, आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कितना समय लगे ये मैं नहीं कह सकता। तीसरी बार चुनाव बनने के बाद ये लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला चेहरा मोदी है। फिर गोवा गए, ये एक्सरसाइज शुरू हो गई। शिवनारायण सिंह जी एक BJP में है, विश्व हिंदू परिषद में है। जनरल VK सिंह को, राव इंद्रजीत को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इन लोगों को BJP में लाने का मेरा सबसे बड़ा रोल रहा। हालांकि मैं तब कांग्रेस में था। अच्छा। कांग्रेस में रह के भी मैं ये काम कर रहा था कि नहीं, एक अच्छे आदमी के साथ बढ़िया टीम जुड़नी चाहिए। जी। तो जनरल VK सिंह को शिवनारायण सिंह जी जो विश्व हिंदू परिषद का, वो एक सेंट्रल हॉल में ये काम करते हैं किन लोगों को लेके जाना है। और डॉक्टर जो करण सिंह जी हैं, उनके बेटे अजात शत्रु को भी BJP में मैंने भेजा, जबकि मैं तो बाद में आया। तो आप तो बहुत पहले से बीजेपी के लिए बहुत काम कर पहले रहे से हैं। मैं लगा हुआ था, इस करके BJP को भरोसा था। मुझे जब हुक्म मेरा, मैं तुरंत मैदान में आ गया। अब बीजेपी से निकल के हम आते हैं चौटाला परिवार पर और हिसार सीट की बात करते हैं। तो ये चुनाव ऐसा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चौटाला परिवार से, JJP की जो उम्मीदवार हैं आपकी बहू लगती हैं। हाँ, बहू लगती हैं तो नहीं। हाँ, नैना चौटाला वो BJP से, दूसरी बहू सुनैना चौटाला। तो कांग्रेस के लिए कोई कैंडिडेट था नहीं क्या घर पे? दोनों मेरे भतीजे हैं, बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं। अच्छा। नहीं देखिए, जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, वो अपने आप में एक संस्था थे
उन्होंने वीपी सिंह को बनाया, चंद्रशेखर को बनाया, मुलायम सिंह लालू मैं को बीच में बनाया। थोड़ा सा टोक रहा हूँ, हालांकि जो जयप्रकाश जी आपके मुकाबले में खड़े हैं वो कह रहे हैं मैं भी तो देवीलाल जी का ही शिष्य हूँ। जो देवीलाल के जीवन काल में अगर सबसे बड़ा कोई दबा था तो वो जयप्रकाश था। अच्छा। महम जो इलेक्शन हुआ था, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे और मैं मेंबर पार्लियामेंट था। जो महम का कांड हुआ था, उस एक महम के कांड में उसमें ग्रीन ब्रिगेड का ये मुखिया होता था और ग्रीन ब्रिगेड बहुत बदनाम ब्रिगेड थी हरियाणा में, पूरे देश में बदनाम थी। और महम कांड में जो कुछ हुआ वो सारा ही जयप्रकाश का काम था, ग्रीन ब्रिगेड का काम था। जो देवीलाल की इतनी बड़ी सल्तनत को अगर जीरो करने का काम करे तो इस जयप्रकाश ने करा। और ये जयप्रकाश का, मैं क्योंकि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर अगर उत्तराधिकारी की बात करते हैं, हम तो जन्म से हैं, हमने तो जो देवीलाल की जान लगाई है, वो हमारे बाप हैं, हम उन्हें कंधा दे के लेके गए थे। इसका क्या लेना देना? जयप्रकाश कोई टीकाराम की मोबाइल ये क्या कहते हैं जो ये गेहूँ काटने की मशीन होती है वो चलाया करता था। कहाँ जो देवीलाल, कहाँ ये मेरे दादा, मैं ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनका जो ब्रिटिश टाइम के वक्त जो देवीलाल के नाम, मेरे दादा के नाम 1800 एकड़ की था। तो कांग्रेस सरकारें नहीं थी, देश ही अंग्रेजों को नहीं था। 1800 एकड़ की ज़मीनें थे जो हमारी बड़ी, अब बागवानी का काम है, बढ़िया काम है। ये कहीं है ही नहीं, हमारे कहीं खानदान में नहीं, परिवार में नहीं, हमारे पड़ोस में नहीं, कहीं गांव के नज़दीक नहीं, कहीं बरादरी में नहीं। काय का उत्तराधिकारी है, 20 बार इसने अपनी लॉयल्टी बदली। पहले ही ओम प्रकाश जी के साथ था, ओम प्रकाश जी से चल के ये फिर मेरे पास आ गया, मेरे से बदल के जो बंसीलाल के चला गया, फिर सीताराम जिंदल के चला गया, फिर भजनलाल जी का चला गया, फिर उसके बाद बदल के हुड्डा साहब पे चला गया। मैं कोई इसका चर्चा नहीं करें, अगर बात की ठीक है, उनकी जो नहीं, मैं जब आप उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्योंकि मीठी मीठी बातें करते हैं, और तो जो अपनी 2 बहुएं हैं वो मतलब आशीर्वाद आपसे लेके गई हैं, नैना सुनैना, क्योंकि वो भी नहीं, मैं आशीर्वाद कर, देखिए जय देवीलाल के परिवार की बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। हमें लोग हरियाणा में बहुत सम्मान की दृष्टि से पूरे देश में देखते हैं। मैं कभी भी, मेरे ओम प्रकाश जी बड़े भाई हैं, आज भी आदरणीय, मेरे से 11 साल बड़े हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर वो आज भी हैं, बीच में जो प्रताप सिंह थे वो नहीं थे, मैं उनके चौथे नंबर पे लास्ट में हूँ। कभी भी मैं उनकी इज्जत में गुस्ताखी नहीं। जो देवीलाल एक बात कह गए कि रणजीत सिंह कुछ मिले ना मिले, मैं इतना दे के जा रहा हूँ कि तुम्हें 7 पीढ़ी तक मिलेगा। हमारी चौथी पीढ़ी में तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल भी दुष्यंत था, हमें जो देवीलाल के नाम का मिल रहा है। हम परिवार की पराकाष्ठा नहीं ख़त्म करेंगे। चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हमारे वही रिश्ते हैं, हमारे बच्चे हैं, आपस में वही प्यार रहेगा। ब्याह शादी में आना जाना, सब सामाजिक रिश्तों में वो रहेंगे। जब विधानसभा का सेशन चल रहा था, ओथ लेके आते हैं, इसी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जब मैं ओथ लेके वापस आया तो रास्ते में दुष्यंत और नैना दोनों, हमारी बहू है, वो हमारा पोता है, दोनों बैठे थे। मैं सीट से आगे निकला तो एक सामाजिक पारिवारिक बात है, दोनों ने पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया। वो तो हमारे बच्चे मेरे हैं, जैसे मेरा अपना गगनदीप है, ऐसे मुझे अजय और अभय है, मैं उसमें कोई दो रह नहीं। भगवान करे यही प्यार चुनाव मैं और ओम प्रकाश जी भी आमने सामने लड़े, कोई बात नहीं। चुनाव हो जाएगा, उसके अगले दिन चाय इकट्ठी पिएंगे। बिल्कुल भाई है और खून का रिश्ता है जी, और उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता नहीं। अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। आप कह रहे थे कि ये जो चुनाव है ये कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट का नहीं है, ये चुनाव है मोदी वर्सेस राहुल, मतलब मोदी या राहुल। तो जनता को इनको चुनना है, और ये वाली जो चीज़ है जनता कर भी चुकी, 2014 में भी कर दी, 19 में भी कर दी कि भाई कैंडिडेट कौन है फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और मोदी ऐसे शख्स रहे 2019 में कि उन्होंने सांसदों को बनाया, जो डिज़र्व करते थे वो तो बने ही बने, कुछ ऐसे भी थे जो डिज़र्व नहीं करते थे, वो भी मोदी लहर में निकल गए। तो ये जो लहर है क्या 2024 में बरकरार है? देखिए मैं आपसे एक बताऊं, एक उनमें फ़र्क क्या है मोदी साहब में और जब जनता चुनती है। घर में बड़ा परिवार हो और शादी हो तो जो बड़ा भाई होगा वो सब बच्चों की जब शादी होगी तो उनकी शादी का प्रबंध करते हैं, तो वो देखते हैं हलवाई कौन सा करेंगे, आपका बाती को कहाँ रोकेंगे, बारात कहाँ रुकेगी, और सबको किन को कार्ड भेजना है, किन को मैसेज फ़ोन पे कहना है, और किनको घर जाके कैसे टेंट कहाँ करेंगे, कैसे, ये सब व्यवस्था करता है। जब एक काम कर लेता है उसे कई जगह सलाह लेनी पड़ती है।
जब दूसरा फंक्शन करता है तो उसे पूछना नहीं पड़ता, वो बैठे बैठाए सब कर लेता है। राहुल गांधी और मोदी में जो परिवर्तन, जो फ़र्क है वो ये है कि मोदी साहब 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार अब देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस आदमी को इतना लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उसके आगे राहुल तो एक अनाड़ी बच्चा है, मैं तो प्ले स्कूल का बच्चा कहूँगा। कि देखिए जैसे हम बैठे हैं, आज चाइना जो है वो उसके शिप चलते हैं, श्रीलंका तक जाते हैं, समुद्र में खतरा दिख रहा है दुनिया को, कभी ताइवान को डराते हैं, कभी साउथ कोरिया को डराते हैं, एयर एक्सरसाइज होती है। पाकिस्तान के तो तकरीबन काफ़ी जगह टनल्स वो कब्जा कर गए, श्रीलंका को भी वहाँ ये हालात उन्हीं के पपट है। आज ऐसे हालात में अगर कल को देश में कोई यूक्रेन जैसी स्थिति बन जाए तो लोग को ये देखेंगे कि राहुल बचाने में सक्षम है या मोदी है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो देश की सुरक्षा का देखा जाता है। कन्फ्यूशियस चीन का फिलोसफर था, उसने जब किसी इंटेलेक्चुअल को एड्रेस कर रहा है तो वो कहने लगा कि अगर किसी उस सब्जेक्ट जो था वो ये था कि किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में बेस्ट पैरामीटर्स के हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट के, तो कहने लगे कि 3 उसके लिए होने चाहिए: पीपल्स कॉन्फिडेंस, बेस्ट इकॉनमी एंड डिपेंडेबल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी। आज हम सबसे बढ़िया दुनिया की जो 5 इकॉनमी हैं उनमें हम एक हैं, दुनिया के जो 4 बड़ी मिलिट्री हैं उसमें हम एक हैं, और दुनिया का जो जितना विश्वास किसी को मिला है 145 करोड़ में, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैंग्वेजेस, उन सब में एक आदमी सिंगल मैंडेट लेके जीत के आ रहा है। 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ तो 401 सीट कांग्रेस को मिली थी। 84 के बाद 16 साल और 2014 30 साल के अंदर कोलिशन और एनडीए यूपीए की कोलिशन बनी। जर्मनी और फ्रांस में भी 30 साल कोलिशन चलने के बाद सिंगल 2 पार्टी सिस्टम आया। हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आदमी को इतना बड़ा, जिस पे पीपल्स कॉन्फिडेंस है, जिस पे बेस्ट इकॉनमी है, उस पे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। आज हम जो लेटेस्ट फिगर आया है 20 करोड़ आदमी भारतीय जो गरीबी रेखा से बाहर निकल के आ गए, ये मोदी साहब का ही करिश्मा है। ये जो पीछे लिखा हुआ देख रहा हूँ मैं, अब की बार 400 पार ये वाला नारा दिया है, तो विपक्ष कह रहा है कि ये 400 इसलिए लाने के चक्कर में है कि ये जैसे ही 400 पार करेंगे वैसे जो संविधान है उसको बदल देंगे, फिर ये अपनी मनमर्जी करेंगे। तो विपक्ष इस चीज़ को इस तरीके से जनता में। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जिस आदमी को इतना पॉपुलर सपोर्ट मिले, जिस आदमी के लिए देश पागल हो रहा हो, केवल मोदी और कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो, जो आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद, देखिए हम सब एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई माला लेके आ रहा है, कोई ढोल पे हमें बसों में चढ़ा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम इस काम में लग जाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठ जाता है। वो प्रधानमंत्री ये मांगता है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूँ, माँ मुझे शक्ति दे, मैं देश के लिए 140 करोड़ लोगों ने चुना, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें लगता है ऐसे प्रधानमंत्री पे ऐसी शंका करना, या तो कांग्रेस ही इमरजेंसी लगाते थे, इस करके लोगों ने रिवर्ट करा, इन्हें ख़त्म कर दिया, आज तक रो रहे हैं। उसके बाद 2 मुख्य उपलब्धियां गिनवा रही है भारतीय जनता पार्टी। एक है कि राम मंदिर का निर्माण कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी राम मंदिर की बात करती थी, नारा देती थी कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्ष वाले कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो वो तारीख भी आ गई, मंदिर भी बन गया, तो मंदिर वाला मुद्दा ख़त्म हो गया। धारा 370 की आप बात करते थे तो धारा 370 भी आपने ख़त्म कर दी। अब आगे क्या? धारा 370 मंदिर का मुद्दा नहीं ख़त्म हुआ। मैं उसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हम सब बैठे हैं, किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, किसी की शादी की सालगिरह मनाई जाती है, किसी के बेटे का जन्मदिन मनाया जाता है, किसी के घर में शादी हो तो 20-20 हज़ार लोगों को खाना खिलाया जाता है। पर कभी इतना बड़ा उत्सव मैंने नहीं देखा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भगवान राम क्या थे, इस बात को मैं बता रहा हूँ आपसे, कि दशहरे के बाद कोई आदमी ऐसा नहीं जिसने दशहरा नहीं देखा हो, भगवान राम का बाण चलते हुए नहीं देखा हो। और दशहरे में नहीं गया, आप बच्चे थे, मैं गया हूँ, पूरा हिंदुस्तान 145 करोड़ लोगों ने दशहरा देखा है कि भगवान राम क्या थे, उनका तीरंदाजी क्या थी, रावण का वध कैसे हुआ, मेघनाद कैसे हुआ, कुंभकर्ण हमने देखा। उसके बाद जब दिवाली के 20 दिन रह जाते हैं तो घरों में पुताई लिपाई शुरू हो जाती है। जब दिवाली के 10 दिन रह जाते हैं तो सारे घरों में बाहर जो बाजार है उसमें मिठाइयों के थाल सज जाते हैं, बाहर लोग सड़कों पे भी सड़क तक आ जाते हैं।
और हर घर में हार, नई फ़ोटोज़, भगवान की फ़ोटो और पटाखे ये सब शुरू हो जाते हैं। जिस दिन दिवाली होती है हिंदुस्तान में, कोई आर्मी में हो, पुलिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, सब अपने घर पहुंचते हैं। हर घर में मिठाई हलवा बनता है, हर घर में लाइटें लगती हैं, पूरा हिंदुस्तान जगमगा। खेत में बैठा है वो आदमी भी लाइटें लगाता है। हरमिंदर साहब पे आपके अमृतसर में सिख हैं, उनके भी, मुसलमान के घर भी लाइटें दीपक जलती है। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए कि भगवान राम क्या कितने बड़े आदमी थे कि हज़ारों साल बाद भी उन्हें आज भगवान राम सामने है। वो उस दिन भगवान राम को हम हर दिवाली अपने घर पे देखते हैं, हमारे बीच में खड़ा देखते हैं। वो भगवान राम मंदिर का आज जिस जन्म पे स्थान पे उनका जन्म हुआ वो सबके सामने आ गया। इससे बड़ा काम तो इस देश के लिए हो ही नहीं सकता। वो अमर हैं, हज़ारों साल भी ऐसे रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों में भी ऐसे रहेंगे। ठीक है, 370 के बारे में भी आपकी टिप्पणी चाहेंगे हम, इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल, मैं कहूँगा, देखिए सत्ता परिवर्तन होता है, इसमें श्रीलंका में हुआ, लोग महलों में घुस गए। इराक, ईरान, सीरिया में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। लोग किसी से जब नाखुश होते हैं तो परिवर्तन पे आते हैं। उस गद्दाफी को गटर से निकाल के लोगों ने मारा, सदाम हुसैन को अंदर से लेके आए और अंदर से निकाले, उसके दांत वांत भी चेक करे, फिर उसे फांसी तोड़ा। व्हाइट हाउस में भी देख लिया, फांसी तोड़ा और लाखों लोगों को मारा गया। आज वहाँ भी आप यूक्रेन में भी देख रहे हैं, वहाँ भी देख रहे हैं। कश्मीर में 3 दिन पहले ही आने लगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको, विद्यार्थियों को भेजा जा रहा है कि आप वापस जाओ। अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। कुछ पॉलिटिकली लोग ये समझने लग गए थे, समझदार आदमी, कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। और 3 दिन बाद अमित शाह लोकसभा में ये कह रहे हैं कि आज हमने 2 राष्ट्र, 2 झंडे, 2 संविधान ख़त्म कर दिया। आज भारत एक है। जो सरदार पटेल का सपना था आज वो पूरा कर दिया। आज कश्मीर भी भारत का अंग है। कश्मीर की बेटी भी दिल्ली में शादी कर सकते हैं, कश्मीर की बेटी पंजाब में शादी कर सकते हैं, हरियाणा में शादी कर सकते हैं। उस संविधान में एक हो गया। जितने नेता थे सब नज़रबंद कर दिए, एक गोली भी नहीं चली। ये देखिए, ये ताकत और ये मजबूत नेतृत्व की निशानी है। अभी जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये हिसार है, हिसार लोकसभा। हिसार के जो गांव हैं या आसपास के ज़िलों के जो गांव हैं, इवन राजस्थान की भी हम बात करें तो हर एक घर में सपना रहता है कि हमारा एक बेटा कम से कम फौज में जाए। तो जो अग्निवीर योजना सरकार लेके आई 4 साल वाली, इस चीज़ को लेकर इन इलाकों में ख़ास तौर पर भिवानी में, हिसार में, राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छा खासा रोष देखने को मिला। फिर आपके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योग दिवस पर एक बयान दिया कि ये जो 4 साल पूरा करके आएंगे इनको हम हरियाणा में पुलिस में नौकरी दे देंगे। तो उससे कुछ डाइल्यूट हुआ है या अग्निवीर योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसके बाद बहुत डिस्कशन हुई। ये बात ठीक है कि आपका झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी और इधर सुकर और चूरू चले जाएं, ये सारा एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी पर्सनल है। और वो जो हुआ उस पर डिस्कशन हुई, कुछ बातों पे सहमति बन गई थी। पर ये बीच में क्योंकि दूसरे इश्यूज़ आ गए तो ये करके उसका मुझे लेटेस्ट अपडेट नहीं हो, पर मेरे ख्याल में खासा बातों पे सहमति होगी, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। जी, अब हिसार की बात करते हैं। आप बिजली मंत्री रहे, कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं तो हिसार को रेल से जो जोड़ने की बात है, जैसी अपेक्षा थी वैसी नहीं हो पाई कि हिसार को दिल्ली से रेल के माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरा, जो मेरे पास कुछ लोगों ने बताया, आदमपुर आपका यहाँ का इलाका है, वहाँ पे कई ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पर अभी बिजली नहीं पहुँची है। मुझे नहीं आइडिया नहीं है कि कितनी है, आप बिजली मंत्री भी रहे, तो हरियाणा में बिजली का, पानी का और कनेक्टिविटी का इस वक्त क्या स्टेटस है और कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर काम करना बाकी है? जितने ढाणियाँ हैं, पहले हमारे ये नहीं था, आज से 5 साल पहले नहीं, पर अब पेट ट्रांसफार्मर लग गए। पेट ट्रांसफार्मर लगने से हमारी ढाणियों में जाने लगी। अब एक इशू ये आता है कि वहाँ 16 घंटे के बजाय वो 24 घंटे मांगते हैं। इसके लिए भी हमने एक तय कर दिया सरकार ने कि अब 300 मीटर तक, गांव की जो फिरनी है उससे 300 मीटर तक ढाणी तक हम कनेक्शन देंगे। उसके लिए लोगों के लिए सरकार ने एग्री कर दिया, क्योंकि अब बीच में कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इस करके उसको अनाउंस नहीं कर रहे। ये हम अभी फैसला कर लिया था इससे पहले। नंबर 2, बिजली की पोजीशन क्या है उसका चर्चा करूँ। हमारे यहाँ पूरे देश में 6307 गांव हैं पूरे हरियाणा में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। 5906 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो पूरे देश में कोई भी नहीं दे रहा। हमारा जो लाइन लॉस है वो 9.05 है,
जो पूरे देश में आज हम गुजरात के बाद नंबर 2 हैं। हमारी दोनों कंपनी DH और UH पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, बिजली देने में, अपनी क्षमता पे कह रहा हूँ, हम दोनों हमारी A+ है। जो 47 जो डिस्कॉम कंपनीज है गवर्नमेंट ओन, उनमें दोनों हमारी A+ है। तीसरा, जितना दिल्ली की इंडस्ट्री वो सब गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये हमारा बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया, इसमें शिफ्ट हो रही है। उन सबको हम पावर दे रहे हैं। जितना आपका गुड़गांव से बाहर आप देखें, मानेसर तक चले जाएं, रेवाड़ी तक चले जाएं, रेवाड़ी से भी आगे, और सब जगह DLF, आंसर, यूनिटेक, आपका वाटिका, इन सब के मल्टीनेशनल वो मल्टी फ्लोर्स आ रहे हैं। एक में 6 AC लग रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं। वो दिल्ली केजरीवाल की आबादी है जिसे हम दे रहे हैं। मेरे कहने में दिल्ली की भीड़ आ रही है, उसको हम कनेक्शन दे रहे हैं। पूरे देश में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो एक्सावेटर्स कहते हैं, जिन्हें हम पोपलेन कहते हैं, बड़ी जो मशीन है जो पंजाब वालों ने बॉर्डर पे लगाई थी, वो पोपलेन बनाने में हम पूरे देश का अकेला हरियाणा 60% मैन्युफैक्चर करता है। मैं डिपार्टमेंट का मिनिस्टर करके मेरे पे यहाँ खड़े हैं। पूरे देश की जो क्रेन बनती है, जिसे पीला पंजा कहते हैं, वो 53% हम अकेले बना रहे हैं। अच्छा। पूरे देश की जो कारें मैन्युफैक्चर होती है 51% हम बना रहे हैं। पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। अब मैं आपसे अगला बताता हूँ, जापान की 1280 यूनिट देश में लगी है, जिसमें 28% मतलब 419 यूनिट अकेले हरियाणा, 1280 में अकेले हरियाणा में। जापान जैसा जिसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सबसे आगे है, उनकी इंडस्ट्री 419 अकेले हरियाणा, मतलब आप 28% हम अकेले हरियाणा में लगा रहे हैं। मारुति की 2 जैपनीज आई हैं, दूसरा भी खरखोदा में प्लांट आ रहा है, हमारा वहाँ आ रहा है। मतलब जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले वो देखते हैं कि पावर पोजीशन क्या है। हमारे यहाँ दुनिया भर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री सबसे बढ़िया चला रहे हैं, तो हरियाणा तो पावर में बहुत आगे चला गया। जब और मैं इसमें चौधरी देवीलाल, अभी पीछे मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित करा। मैं कर्नाटक के बाद पूरे देश में नंबर 2 है, जो सोलर कंजर्वेशन में हम नंबर 2 रहे। जब चौधरी देवीलाल उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हमें बताया गया कि उस वक्त जो सारा कामकाज था वो आप संभालते थे, उनके बेटे के तौर पर भी। तो अब अगर आपको जनता संसद के तौर पर चुन के भेजती है, तो क्योंकि अब हरियाणा से जो दायरा है वो बड़ा होने जा रहा है, देश का होने जा रहा है, तो कौन सी प्रायोरिटीज़ रहेंगी जिन पर आपको काम करना है? देखिए, आप जो कह रहे थे, जो देवीलाल ने यह सवाल उनसे तब हुआ जब मैं ओम प्रकाश जी 87 में जब वो मुख्यमंत्री होते थे, तब ये सवाल आया था। वो कहने कि ये जनता तय करेगी। अब हम 3 ही एक परिवार से लड़ रहे हैं। मैं भी लड़ रहा हूँ, ओम प्रकाश जी के 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों के अपने बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं। अब तीनों में जिसको वोट ज़्यादा आएंगे वही आप मत समझो कि जो देवीलाल की लीगेसी उसके पास होगी। जनता तय करेगी मैं क्या तय करूँ। देश के लिए आप और जो दर्शक आपको इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, तो वोट परसेंटेज इस वक्त हल्का कम हो रहा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे वोट वाले दिन, खासतौर से 25 मई को? कि हम कितनी बड़ी सभाएं करें उसका कोई रोल नहीं। जो बूथ मैनेजमेंट होता है हमारे यहाँ 213 बूथ हैं। 213 बूथ पे जो 1000, आप ये समझे 5 एक बूथ पे आदमी होंगे, जो आप ये समझो कि 1050 या 1100 के करीब जो हमारे वो होंगे। उन लोगों ने गलियां बांटनी है, एक गली में वो फिरेंगे 5 आदमी। एक बूथ में 800-900 वोट होते हैं, एक के पास 150 वोट आएंगे, 150-200, और वो इंश्योर करेंगे कि 99% पोल हो। हमारा बहुत बेस्ट मैनेजमेंट होगा। आपके कहीं भी हमारा 90% से ऊपर पोल होगा। जब 90% से ऊपर पोल होगा तो हमारा मार्जिन, मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़े जो कमल के खिले हुए फूल होंगे वो 10 हम ले जाके मोदी साहब को देंगे, जिन्हें वो पसंद करेंगे। जी चलिए, क्योंकि चुनावी तापमान भी काफ़ी बढ़ रहा है और आपकी जो आज की रैलीज़ हैं उनकी संख्या भी अभी हमने लिस्ट में देखी है, वो भी काफ़ी लंबी है। तो चुनाव का दौर है, मन तो आपसे करता है और घंटों बात करते रहें, लेकिन आज आपको हम जाने दे रहे हैं, लेकिन इस वायदे के साथ कि जब आप चुनाव जीतेंगे तो दोबारा एक बढ़िया सा लंबा इंटरव्यू आप हमें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं सहमत हूँ, आपका हुक्म पहुँचूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। तो रंजीत सिंह चौटाला को आपने अभी सुना, और ये कोई नए नेता नहीं है, नौसिखिए नहीं है। देश के बारे में जानते हैं, हरियाणा के बारे में जानते हैं, आपके बारे में ये जानते हैं और इनके बारे में आप जानते हैं।
अब वोट वाले दिन क्या फैसला करना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये फैसला हम हमेशा की तरह आप पे ही छोड़ते हैं। बहरहाल मुकेश राजपूत शो को अब फिलहाल विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।